बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। फैसला हो गया है, इमरान खान साहब पहले ही कर चुके थे, अब ये कह दिया है कि 20 तारीख तक ऐलान कर दिया जाएगा तारीख का कि कब पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। ज़रा ये कहते हैं कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब तक इमरान खान साहब के साथ हैं समेत जनाब चौधरी मोहम्मद इलाही साहब के, लेकिन उनके मशवरे अपनी जगह मौजूद हैं कि अगर ऐसा किया गया तो फिर इसके कुछ नताइज भी हो सकते हैं। सियासी अलायंस उनका अब तक बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बात शुरू दिन से नहीं हजम होती कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला कैसे हैं और वो मामलात को क्यों कर चला रहे हैं। बहरहाल होना तो वही है जो इमरान खान साहब तय कर चुके हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब को ये तमाम काम करने के बाद कोई फ़ायदा हासिल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली की तहलील रोक सकती है, रुकवा सकती है? इसके चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि मौजूद ही नहीं है। लेकिन क्या है मुस्लिम लीग नून के पास जिसकी बेसिस पर वे कहते हैं कि इंतखाब करवा लीजिए, तहलील कर दीजिए, हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। ये बात जनाब अयाज सादिक साहब कह चुके हैं, ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब का इरादा अभी तक पक्का नज़र आता है और वो यही कहते हैं कि वो ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिसके बाद ज़रूरी हो जाएगा कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हों। लेकिन शहबाज शरीफ साहब सैयद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि ऐसा सिलसिला अब नहीं हो सकता, ना ही बात होगी और ना ही वक्त से पहले इंतखाबात होंगे। इसहाक डार साहब सदर मुमलिकत से जो उनकी गुफ्तगू हुई मुज़ाकरात के हवाले से, वो बात इसलिए दिलचस्प है कि एक तरफ जनाब इमरान खान कहते रहे हैं और तवातुर से कहते रहे हैं कि ये तो चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, इनसे तो कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत का ऑफिस इस्तेमाल किया जाता रहा सियासी मुशावरत के लिए और सियासी निगोसिएशन के लिए। इसहाक डार साहब से बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत की ख्वाहिश पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि लेकिन मईशत की हालत ऐसी है कि कुछ देर पहले शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में खुद साबिक वज़ीर ख़जाना यानी PDM के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल फरमा रहे थे कि हम क्या करें और क्या करना चाहिए कि हम एक डिज़ास्टर को अवर्ट कर सकें, उससे बच सकें। और वो ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता IMF के साथ मामलात पाकिस्तान के सस्पेंड हो जाते हैं तो जो बाकी लेंडर्स हैं, जो बाकी लोन देने वाली एजेंसीज़ हैं, वो भी अपने लोन्स को बंद कर देंगी या रोक देंगे। और खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल शायद खुदा न खास्ता यकीनी हो जाएगी। ये बात जनाब मिफ्ता इस्माइल करते हैं। इसहाक डार साहब मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं करेगा। ये बातें अपनी जगह, लेकिन सियासी मुशावरत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मायूस नज़र आती है। इसहाक डार साहब की मुलाकात और आरिफ अलवी साहब की मुलाकात के बाद वो भी मायूस हो चुके हैं। ये कहना है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का, मायूसी अपनी जगह, सियासी मामलात के अंदर पेशरफ्त ना हो पाना वो मायूसी तो नज़र आती है, लेकिन क्या मायूसी और भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त हालात उन्हें दरपेश हैं, वो सबसे बड़ी जो उनको अपने लिए रुकावट नज़र आती है वो ये कि आज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब तारीफ़ें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं नए आर्मी चीफ़ की, और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ सुना है उन्होंने आज के जो आर्मी चीफ़ हैं उनके बारे में, उनसे उनकी ज़ाती मुलाकात नहीं है, कोई उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। जबकि इमरान खान साहब को ये याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब की हुकूमत के, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके पहले DG ISI जनरल आसिम मुनीर साहब थे जो आज आर्मी चीफ हैं। और इमरान खान साहब तवक्को रखते हैं कि आज के आर्मी चीफ अमर बिल मारूफ पर चलें। तो किसी ने दुरुस्त बात कही, यानी जनाब एहसन इकबाल ने दुरुस्त कहा कि उन्होंने अमर बिल मारूफ पर चलने की कोशिश की जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, लेकिन वो बात उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को हज़म नहीं हुई और उन्होंने उनको उनके ओहदे से अलहदा कर दिया। एक बात जो कि जारी बात है, वक्त गुजरता जाता है तो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती हैं। अब ये बात ठीक है नहीं है, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही किस वजह से उन्होंने जो अपनी साइड है वो शिफ्ट की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पूरी PDM ये कहती है कि दुआएं खैर हो गई थी, चौधरी साहब हमारे साथ आ रहे थे तो एकदम बनी गाला कैसे चले गए, वो तो मिठाई लेके हमारे पास आए थे जरदारी साहब के पास, तो वहाँ कैसे चले गए। इसहाक डार साहब कुछ बातें कर रहे हैं, कल तक इनकी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, दूसरी तरफ से तो अलहदा बात है। अब वक्त गुजर जाता है, मामलात सामने होते हैं, लेकिन इस हुकूमत यानी आज जो हुकूमत है इसके लिए भी कुछ मामलात आसान नहीं है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल नेशनल असेंबली से पास तो हो गया, लेकिन PDM के ही दो इत्तेहादी यानी JUIFA
और जनाब अख्तर मेंगल साहब की पार्टी इस पर एहतजाज कर रहे हैं। काबीना के अंदर भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और फिर उनके वज़रा काबीना का इजलास छोड़कर भी चले गए। इस पर बात भी ज़रूर होगी। हुकूमत को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी तैयारियाँ हो रही हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि कानूनी मामला जैसे ही दुरुस्त होंगे और साजगार होंगे तो मियाँ साहब वापस तशरीफ़ ले आएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे भाई हैं बड़े और हमारे उस्ताद भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका क्लासा साहब, आप तशरीफ़ लाए। जनाब इरशाद भट्टी साहब, हरदिल अजीज़ इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अज़मत बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि शायद मैं पूरा प्रोग्राम में बयान करता रहूँ तो ख़त्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। और भट्टी साहब से आज हम बड़े दिलचस्प सवालात करने का इरादा रखते हैं और भट्टी साहब आज बहुत बड़े बड़े राज अफशा करेंगे आपके सामने, कुछ ऐसे राज जो कि उनके सीने में हैं लेकिन वो बताने से गुरेज करते हैं। लेकिन आज मैं भट्टी साहब को इस लाइव प्रोग्राम में मजबूर करूंगा कि वो तमाम मामलात के ऊपर रोशनी डालें। तो भट्टी साहब आप भी तैयारी कर लीजिएगा। मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, आप तो कैबिनेट के अंदर होते हैं और मुझे पता है कि आप वज़ीर आज़म के बड़े फेवरेट हैं, तो ये आपके इत्तेहादियों को क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ पर? वो कुछ मतलब नाराज़ नजर आए और मेंगल साहब की जमात के वज़रा भी और JUIFA के वज़रा, तो वहाँ पर हुआ क्या, अगर कुछ आप बयान कर सकें तो? अच्छा, इस पे थोड़ा सा माजरत के साथ मुझे हंस लेने दें कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के फेवरेट है। आप बोलें सर। नहीं, वो मियाँ साहब से दिल लगी कर रहा हूँ, मुझे पता है वो बहुत फेवरेट है। लेकिन मुनीब फ़ारूक साहब, आपका जवाब देने से पहले मुझे जो इतराज़ है और शायद इरशाद भट्टी साहब को भी हो, आपने रऊफ़ क्लासरा साहब को भाई कहा और सानू फारक किया है कि गल है, मतलब सानू भी भाई कह देते थे कि अरसी। और यकीन करें है रऊफ़ क्लासरा साहब, मैं बताता चलूं, हैं मेरे भी उस्ताद। पूरा साल जब रिपोर्ट कार्ड में ख़वातीनो हज़रात जो आज जिसको मैं बुरा लगता हूँ ना, ये इन्होंने ट्रेनिंग की थी, रोज़ाना मुझे बताते थे कि इसकी ये लाइन ये लाइन, लेकिन हम भी उस्तादी से कम नहीं रह गए। अब ये देखें ना, नहीं लेकिन देखे ना, सबसे ज़्यादा एतराज़ रऊफ़ क्लासा साहब को करना चाहिए कि मैंने उनके सामने इरशाद भट्टी साहब की अजमत के बारे में कहा है कि वो बहुत ज्यादा है। बहरहाल मियां साहब मेरे सवाल पर आ जाए। देखें बिल्कुल ठीक है। देखें, जहाँ तक क्या हुआ आज आपने कैबिनेट में मुख्तलिफ दो जमातों के वज़रा का जिक्र किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती है, हमेशा ये कहा जाता है कि मैं मुहिब वतन हूँ या मैं मुल्क के वसी तर मफाद में ये काम कर रहा हूँ और दूसरा शायद नहीं कर रहा। ये कौमी हुकूमत है और कौमी हुकूमत में जितनी भी जमातें हैं यकीनन हर एक का अपना मैनिफेस्टो है, मगर तमाम पाकिस्तान की मुहिब वतन जमातें हैं। जहाँ तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के हवाले से जो कल पास हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी जायज़ हैं और जिस तरह वक़्त ज़्यादा देना चाहिए था उसको एड्रेस करने के लिए शायद उस तरह भी नहीं दे पाए जो उनको शिकायत है। मगर अगले 2-4 दिनों में जो अमेंडमेंट वो चाहते हैं और यकीनन वो उनकी नहीं है, चारों सूबों की है 18वीं तरमीम के बाद, तो यकीनन वो हो जाएगी और वो जो आज उनको इख्तलाफ था या नाराज़गी वो दूर हो जाएगी। अब जहाँ तक तल्लक है कि जो अभी आपने गुफ्तगू फरमाई अपने इंट्रो में, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा अगर वो इजाज़त दे दें तो देखें, आप ने बात की मिफ्ता इस्माइल के हवाले से IMF का जो उन्होंने ज़िक्र किया, तो देखने वाली बात ये भी है मुनीब फ़ारूक साहब कि ये IMF से मुआहदे किसने तोड़े और मुश्किल आज के जो हालात बने हैं या जो आज बातें हम श्रीलंका और दूसरे मसाले कोट करते हैं या दीगर मालियाती इदारों के हवाले से बातें करते हैं, ये किसने इस गर्दाब में पाकिस्तान को फंसाया। और फिर बदकिस्मती है कि जिन्होंने फंसाया वही आज अपने आप को मसीहा कहलवा रहे हैं। और बदकिस्मती ये भी है कि हम 70-75 सालों में जो जिक्र करते आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत करती है, और मैं समझता हूँ और कहता भी आया हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट सारी नहीं होती, बल्कि उसके कुछ पॉलिसी साज या ज़्यादा सीनियर जो हैं वो मुदाखलत करते हैं, और जो इन 6-7 माह में भी नज़र आया, जबकि ये आपको 1 साल हो गया सुनने में आ रहा था
कि ए पॉलिटिकल अदारा हो गया, मगर उसमें बहुत सी मदाखलत या सहूलतकारी इमरान खान साहब के लिए मौजूद थी। और मैं ये अर्ज़ करूं कि अब अगर हालात ऐसे हैं कि खुदा करे अदारे ए पॉलिटिकल रहें और कोई भी इमरान खान के पेंडिंग केस जो है उनको इतना लंबा ना खींचे कि 7-8 साल लग जाएं और फिर उनकी मर्जी के मुताबिक उनको सादक और अमीन कोई ठहराए, ये ना हो। तो कल इलेक्शन करवा लें, आप इलेक्शन परसों करवा लें, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए और सबको पता चल जाएगा ठीक है कि जो इसके करतूत 4 सालों के हैं या उससे पहले के हैं। मियां साहब मैं उम्मीद करता हूँ ये सहूलतकारी की आप बात करते थे कि अब बहुत कुछ तब्दील हो गया और वो शख्सियात भी वहाँ नहीं रही जिनके ऊपर आपको एतराज़ था या आप इशारा करते थे कि सहूलतकारी मौजूद है इमरान खान साहब के लिए। अब तो खैर बहुत कुछ तब्दील हो गया। मैं ज़रा रऊफ क्लासा साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पुराने सियासतदान हैं। लगता यह है कि इमरान खान साहब को उनके मशवरे भी शायद समझ नहीं आ रहे और वो ये करना चाह रहे हैं, यानी असेंबली तहलील करना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब का जो एक क्लोज हडल होता है सियासी, उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि शायद इस बात को भी अच्छा नहीं समझते या बर्दाश्त नहीं कर पाते कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कैसे वज़ीर आला पंजाब हैं। आप भी ऐसे लोगों से वाकिफ़ हैं। क्या वजह है? इमरान खान साहब को लगता है कि ये दाव खेलने से वो सियासी तौर पर कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल कर लेंगे? बड़ा अहम सवाल है। मैं ज़रा इस पे आता हूँ। ज़रा एक और आपने अभी अपने इंट्रो में जो बातें की, मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। आप इंट्रो बड़ा पावरफुल होता है, आप बड़ा इंतहाई उसको इफेक्टिव आप पेश करते हैं। अभी आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की, ये पाकिस्तान की, मैं ज़रा आपको एक थोड़ी सी हमारी एलीट क्लास है जो हमारे ख़जाने चलाते हैं, मुल्क की किस्मत के फैसले करते हैं, ज़रा उनका माइंड सेट देखें कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब बने थे वज़ीर ख़जाना तो लंदन बैठ के इसहाक डार साहब की पूरी कोशिश थी कि मिफ्ता साहब ना चल सकें और इनकी वो हर तनकीद बात वो आपको याद होगा, ट्वीट भी होते थे, कभी टीवी इंटरव्यू में, कभी किसी को आते जाते वो बात करते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े उस पर अनकंफर्टेबल रहते थे। उनकी ये कोशिश थी कि मिफ्ता साहब यहाँ पे सेटल ना हो सकें इसमें अपनी सीट पे। उसकी रीज़न क्या थी कि वो खुद आना चाह रहे थे, लिहाजा उनके बहुत सारे बयानात की वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाद में इंटरव्यूज़ में कहा भी सही, उनका कहना था मुझे सेटल नहीं होने दिया गया। रोज़ाना की बुनियादों पर खबरें आती थी कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब मुझसे नाखुश हैं तो मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से मैं सारी बातें करता हूँ। उनका हमने माइंड सेट देखा। इसके बाद आपको याद इसहाक डार साहब आ गए हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप उनको मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं चलने दे रहे। ज़रा गौर फरमाएं आप, ठीक है खुल के बात नहीं करते लेकिन आप इतने बच्चे सारे लोग भी नहीं हैं, आते जाते वो इधर उधर से कुछ ना कुछ पिंच कर जाते हैं डार साहब को कि डार साहब देखें जी चीज़ नहीं हो रही, IMF नहीं होगा, फलां नहीं होगा। तो उस पर उनको कहना पड़ गया था इसहाक डार साहब, भाई साहब कि अब मैं IMF जानूँ और उसके बाद मैं जानूँ और IMF जाने, आप ज़रा वहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट करें। इसके बावजूद रेस्ट नहीं हो रहा। एक तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। अब ज़रा इस कौम को पता होना चाहिए, जिन लोगों को ये लेकर आते हैं, जो इनके ख़जाने चलाते हैं, वो थे शौकत तरीन साहब। वो माशाल्लाह वो अपने उसमें जब ये जा रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब उससे IMF से बातचीत करने के लिए, और पाकिस्तान जो है बिल्कुल उसके करीब था, डिफ़ॉल्ट के करीब था और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि IMF बेल आउट करे। इट वॉजंट अबाउट यहाँ पे हुकूमत का मसला नहीं था, ये मुल्क की बात थी। उन्होंने उस वक्त टेलीफोन घुमाना शुरू कर दिया तरीन साहब, जिसको आके जिस बंदे को इस मुल्क ने इज्जत दी, सेनेटर बनवाया, वजीर खजाना 2-3 दफ़ा रहे हैं वहाँ पे, बैंक यहाँ पे थे, मतलब बिलियनरी मैन, वो कॉल कर रहे हैं वहाँ पे झगड़ा साहब को और मोहसिन लगारी साहब को कि आप लेटर लिखें IMF की डील ना हो सके। डील ना हो सके का मतलब क्या था? मुल्क ना चल सके और खुदा ना खासा डिफॉल्ट करे एंड वी आर गॉन। इस मुल्क के अगर 3 आपके एलिटिस्ट ये लोग हैं जो एक दूसरे को नाकाम करने के चक्कर में रहते हैं। अगर मैं वजीर खजाना नहीं हूं तो मुल्क बैठ जाए, अगर मैं सीट से हट गया हूं तो उसके बाद IMF ये प्रोग्राम से निकल जाए, मैं नहीं रहा तो उसके बाद क़यामत आ जाने, मैं आखिरी हूं। ये माइंड सेट के साथ आप मुझे बताएं, ये मुल्क है, ये आपके खजाने हैं, तो फिर आपके डिफॉल्ट होने थे, आपके डॉलर ने जाना था, आपकी चीजें होनी थी। ये 3 बड़े लोग हैं, इनकी आप उठा के आप किसी वक्त अपनी प्रोडक्शन टीम को कहें, आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्शन टीम है जो आपको बना के देती है क्लिप। इन तीनों के किस्से पिछले 8 महीने की, शौकत तरीन साहब, ये मिफ्ता साहब और ये डार साहब, इनके जरा बयानात किसी तरह चलाएं, यू विल बी शॉक्ड कि ये इस मुल्क के साथ या इनकी आपस की रेवलरीज जो थी, क्या रहा है, क्या गया था।
इनकी सोच क्या थी, माइंड सेट क्या था। तो मेरा ख्याल है आप इसके बाद, मैं टाइम अपना ज्यादा ले गया हूँ, जरा ये वन एंड ओनली भट्टी साहब, ज्यादा उनसे सब्र नहीं होगा, आप उनसे ले लें, मैं अगले सेगमेंट में वो जो सवाल था उस पर बात करूंगा मैं। नहीं, वो मैं जरा चौधरी परवेज इलाही साहब वाला जवाब मुझे जरूर दे दें, उसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है कि क्यों नहीं चौधरी साहब की बात मानी जनाब इमरान खान साहब ने। भट्टी साहब इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भट्टी साहब ने आज बहुत से राज बताने हैं। आप बहुत सारा रिस्क ले रहे हैं, अपने ऊपर रिस्क लीजिएगा कि भट्टी साहब को आप जरा थोड़ा सा पीछे करके, मैं तो इनके इधर साथ ही स्टूडियो में बैठा हूँ, लिहाजा बहरहाल सर 2-3 चीजें हैं। अब ये चौधरी परवेज इलाही साहब के सामने जो है एक चीज का उन्हें पता है पूरा, ये सब जानते हैं, कोई ऐसा राज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ या भट्टी साहब दिल में लिए बैठे हैं, अपनी बारी पे वो बताएंगे कि चौधरी साहब को पता है कि अगर मैंने असेंबली तोड़ी और ये पीटीआई इलेक्शन अगला जीत गई, उसमें मार्च अप्रैल में अगर होता है, तो इन्होंने मुझे नहीं बनाना वजीर आला, वो उस्मान बुज़दार ही बनेंगे। ये पूरी की पूरी पीटीआई को पता है। बल्कि एक दिन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान है, मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं कि जनाब ये बताएं, इलेक्शन जीतने के बाद अगर आपकी सुबह असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो क्या उस्मान बुज़दार साहब दोबारा वजीर आला बनेंगे या क्या, मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा जनाब ये सवाल मेरे पे स्केल से ऊपर का है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा बनेंगे वजीर। ये उनका लाइव मेरे शो में उन्होंने बात की थी। अब परवेज इलाही साहब जो हैं उनके लिए 2-3 मसाइल हैं। एक तो ये मसला है कि जनाब इन्होंने मुझे दोबारा वजीर आला नहीं बनाना, इट्स ए डन डील, इमरान खान साहब भी उनको नहीं बनाया गया और कोई इस वक्त ये पीटीआई में ये कमिट करने को तैयार नहीं है। ये थोड़ा सा मसला हल हो सकता था, आप कह दें उस पब्लिक उसमें रैली में कह दें, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मुआहदा कर लें कि भाई साहब आप अगर कुर्बानी देते हैं अपनी वजारत आला की तो हम आपको अगला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उस्मान बुज़दार साहब को नहीं बनाएंगे। उस पर कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब ये सोचते हैं कि भाई साहब आप मुझे वजीर आला बनाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी पार्टी मुझे 8 महीने मजीद वजीर आला बना सकती है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कोई ये मेरा ख्याल 100-150 अरब रुपये के करीब उन्होंने अपने हल्के में या जो गुजरात को नया डिवीजन वगैरह बनाया गया है, उन्होंने वहाँ पैसा भेजा हुआ है। अब उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी है, रिलीजेस भी होनी है, डेवलपमेंट भी होनी है। उसी वक्त जो आपको पता है चूंचे गीली भी होती हैं, मतलब वहाँ पे सारे काम होते हैं, उनको फील होते हैं जो अगले 3-4 महीने बजट से पहले के हैं। 125 अरब रुपया जो है मैंने वहाँ पे उसमें रखा हुआ है, उसमें ठेकेदार हैं, बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं, इलाके में काम भी होने होते हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी है, तो वो पैसा तो फिर गया। अगर ये असेंबली अभी तहलील होते हैं, नया निगरान वजीर आजम आया, आपको वजीर आला आता है तो वो तो रोक देगा सारे के सारे फंड्स हैं। सो चौधरी साहब को वो भी एक तलवार अपने ऊपर लटकती नजर आते। तीसरा, वो इमरान खान साहब पे ट्रस्ट नहीं करते जैसे इमरान खान साहब उन पे ट्रस्ट नहीं करते। सो इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस एक मिसट्रस्ट है। और चौधरी साहब जो हैं उनके पास लास्टली सर बात लंबी होगी, ऑप्शन बड़ा उनके पास सीधा साधा है। उन्होंने अपने आप को वजीर आला रखना है अगले 5-6 महीने 8 महीने के लिए, तो असेंबली ना तोड़ें, फेयर इनफ। हाँ, अगर वो मुने सिलाई उनके बरखुरदार के उन्होंने फ्यूचर को सिक्योर करना, विच आई थिंक कि उनका ये फ्यूचर जो है वो PML नवाज या पीपल्स पार्टी में नहीं है, मुनेस का उनका तरीके इंसाफ में है। मतलब मैं अगर होता और मुझे ये चॉइस होता कि मैंने अपनी वजारत आला बचानी है या मैंने अपने बेटे का पॉलिटिकल फ्यूचर जो सिक्योर करना है, तो मेरा ख्याल है मैं अपने बेटे का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर करता। ये 2-3 दफा वजीर आला, तो लिहाजा अगर मैं तो जाता भी ठीक है इमरान खान साहब, आप उसके बाद मुझे इलेक्शन के बाद वजीर आला रखें ना रखें, फेयर इनफ। ये मेरा बेटा मुनेस है, ये आपकी पार्टी में रहेगा, आप इसको अडॉप्ट कर लें, मैं पॉलिटिकली अडॉप्ट कर लें, मैं तो ये ऑप्शन लेता सर जी। बाकी उन्हें करनी अपनी मर्जी है। चौधरी साहब अस्सी थोड़ी सी गाल दस देती है सर। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। वैसे एक तरफ देखें मईशत के ये हालात है, लेकिन मैं आपको उस पर बात नहीं करने दूंगा, मैं आपसे बात कुछ और करना चाह रहा हूँ। ऊपर से जहाँ मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो जाए और हम पंजाब के अंदर बेशक पहले इलेक्शन हो जाए और हम जीत कर दोबारा ताकत में आ जाएँ, इक़्तिदार में आ जाएँ। PDM की हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत, एक गैर मकबूल हुकूमत, अपनी मकबूलियत खो चुकी है, सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट किए हुए है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी भी कुछ बातें ऐसी आती हैं कि जी ये जो तोशा खाना की आप बातें सुनते हैं ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है जो कि सामने आना बाकी है। तो भट्टी साहब, आप क्योंकि बहुत बाखबर हैं और ख़ास तौर पर आपका जो दायरा इख्तियार है वो बहुत वसी हो जाता है जैसे ही आप इस्लामाबाद की हदूद के बिल्कुल बाहर जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपने कोई ऐसी बात सुनी है या अब आप का माइक ख़राब हो जाएगा? एक तो पहले जेलस हो जा मुकम्मल तौर पे, एक मुकम्मल जेलस हो जा जब धुआं उठेगा फिर आगे बोलूँगा। और एंजॉय कर रहा हूँ मैं कि दायरा इख्तियार तो इस्लामाबाद तो बाहर तो अंदर। तो अच्छा, दो जुमले इस पे आने से पहले, जाहिर है माइक अब आपने मुझे दे ही दिया है तो कौम मुंतज़िर है मेरी। तो मैं तो 2 जुमले, एक तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुई ज़्यादती है, वैसे
जितना जुल्म किया, आए मुश्किल फैसले कराए, वो कहते रहे। यानी इवन उस मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया कि कुत्तों की खुराकों पर पाबंदी लगा दी जानवरों की, तो उन्होंने वो फौरन खोल दिया। इंपोर्ट बंद थी, ये इंपोर्ट बाहर से खुल गई, इतने ताबेदारी थी। और वो अक्सर कहते थे मैं एक ट्वीट की मार हूँ, और वो बार बार उधर जब भी उनसे मिला जाता था ना, बार बार लंदन की तरफ मुंह करके ना हाथ ऊपर उठा के फिर ऊपर देखते थे। तो अब उनके हत्थे चढ़े हुए हैं डार साहब, और ना मईशत, ना मार्केट में डॉलर साहब नजर आ रहे हैं, ना मईशत में डार साहब नजर आ रहे हैं। तो उनको भी 2-4 ठंडी जुगतें मारने थे। बाकी जो शौकत तरीन का किरदार है, जिनको नवाज शरीफ साहब ने बैंक दिया था, जरदारी साहब ने खजाना दिया था, इमरान खान साहब ने दोबारा खजाना दिया था, उनका किरदार जितना भयानक है, या ओमनी ग्रुप के हवाले से, या सिल्क बैंक के हवाले से, या और बड़ी चीज़ों के हवाले से, या पेंडोरा लीक्स के हवाले से, या नैब ज़दा होने के हवाले से, या बहुत खैर वो तो कमाल किरदार अदा कर गया। हालांकि उनको सबसे ज़्यादा था, डॉक्टर अगर मरीज़ मारे तो वो एक बहुत सबसे बड़ा गफलत होती है। वो तो मईशत के डॉक्टर थे, उनको तो पता था इधर से हम फिसले तो कहाँ जाएंगे। मनीष साहब, आपकी बात ठीक है, डर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो मशवरा मान जाते हैं इमरान खान साहब, मैं लाहौर में, आपको पता है, मैं रहा आपसे भी मिला, ये जो वजीर आला अगले के उम्मीदवार है ना, या कुछ पहले वाले, ये नहीं बैठने चढ़ जसूली राम भली करेगा, चढ़ जसूली राम भली करे। इन्होंने वैसे बड़ा तप टाली हुई, जो बेरोजगार हैं इनको लग पता जाएगा, अगर ये पीडीएम जो तजर्बाकार और घाग लोगों पे मुश्तमिल, अगर ये मैनेज कर गए ना और पनाह गाहें 2 खत्म हो गई, तो लग पता जाएगा कि ये इनको कैसे कैसे मारते हैं। फिर तो मैंने भी, मेरा मतलब है कि ये बात आपकी दुरुस्त है भट्टी साहब, और यही बात शायद आप भी कहेंगे, चौधरी साहब ने भी इनको बताई है खान साहब को। और नहीं, और मान गए थे, उनको पता था, वो मान गए थे। बाकी है ना 10-12 बेरोजगार और 5-7 वो जो हमारे दोस्त बकौल रऊफ क्लास साहब भाई, ऊपर के जो लोग हैं 2-4, वो जो है ना, वो कोई और ही प्लान में चढ़े हुए हैं और करे हुए हैं। इनको पता लग जाएगा कि जब 2 पनाह गाहें हट गई, और अगर ये पीडीएम मैनेज कर गई तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि पीटीएम में भी इतनी जान जून है, ये भी इधर से खोखले पहलवान है, फोखले पहलवान है। अच्छा, अब आ जाइए उस पे कि जो आपने कहा, जिस पे आप जेलस हुए और हमेशा होते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। जी तो वो जी बहुत कुछ सुना जा रहा है, और अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती से बहुत कुछ ऐसी आजकल इस्लामाबाद अफवाहों की जद में है। यानी ये हम तो समझते थे कि इस घड़ी बस यही घड़ी होगी, लेकिन ये बोल भी चुके ना भट्टी साहब, क्या कह रहे हैं आप? लोगों को क्या पता आप क्या कह रहे हैं? मुझे भी कोई नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। मियां साहब, उस पर अब आप रोशनी डालिएगा। देखिए भट्टी साहब ने, मैंने कहा था, फंसा लिया भट्टी साहब को, आखिर आपने फंसा लिया, और ये ज्यादती है। इतने बड़े तारुफ के बाद, इतने बड़े हाई प्रोफाइल तारुफ के बाद के राज बताने थे, मैं तो खुद बड़ा इंतहाई उसमें तजस्सुस में था। देखिए ज्यादती आपकी, इतना बड़ा प्रोफाइल के बाद आपने। अच्छा चल यार, क्या लेकिन मैं पहले 2 बातें कर देता हूं, 2 बातें नहीं, एक सेकंड, जो मनीष साहब आपने कहा था, आप सही कह रहे थे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी इनसे जेलस मुझे होना चाहिए जो इनके पास है। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। 2 जुमले बोल के इस महफिल को समाप्त करता हूँ। भट्टी साहब, नहीं, ये 2 जुमलों में नहीं होनी बात। अब आपको पूरा बताना पड़ेगा एक ब्रेक के बाद। सर, एक ब्रेक के बाद आपको पूरा बताना पड़ेगा। भट्टी साहब के पास कुछ है और वो पूरा बताएंगे, और बताना पड़ेगा उन्हें। एक ब्रेक के बाद ही बस साथ रहिएगा। आपने तोशाखाना का सुन लिया, घड़ियों का सुन लिया, और बहुत कुछ है जो कि है पर्दे में। मैंने आपके सामने, अब आप इस बात के गवाह हैं हमारे नाज़रीन के, मैंने इरशाद भट्टी साहब के पास, जिनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, मैंने उनसे पूछा, लेकिन भट्टी साहब ने कभी, पंजाबी में कहते हैं ना, कभी सज्जे और कभी खब्बे, यानी कभी दाएं और कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। भट्टी साहब ने अभी तक हमें मुकम्मल जवाब नहीं दिया, और फिर कहा कि अगला सवाल करें। तो मैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, ताकि फिर मैं भट्टी साहब को दोबारा एक मौका दूँ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੀ ਲਵੋ, देख ही लवो, आज कटाकटी काट ही लो। अरे भट्टी साहब, बताएं जरा नाज़रीन को। मुनीब, आपने आज भट्टी साहब को पतली गली से नहीं निकलने देना। ये हर दफा पतली मैं नहीं निकलने दे रहा। भट्टी साहब बताएं, ये अफवाह नहीं है जो आपके पास है खबर, वो अफवाह नहीं है, क्या है भट्टी साहब? जरा बताएं आवाम को, लाइव प्रोग्राम में बताएं। अच्छा जी, एक नाम नूम रहने दीजिएगा कि जो इस वक्त धुंध सी छाई हुई है इस्लामाबाद पे, उस धुंध का नाम है कि ऐन वाले अरबों के तोहफे हैं,
और अलफ वाले अरबों जितनी मालियत है। तो मतलब वाह, ये वाह, 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 कि मतलब ये कि जो ये अगर वो वही हुआ जैसे कि सुना जा रहा है, तो ये पिछले सारे तोहफे धुंधला जाएंगे और एक बहुत बड़ा एक नया सामने आएगा। और मुझे फिर दुख हो रहा है कि कितने बड़े बड़े लोग घर से मारे जाते हैं, लेफ्ट राइट दाएं बाएं से मारे जाते हैं। खा पता होगा उनको भी डेफिनेटली पता होगा सारों को जो जिनके हैं। तो चंद दिन का इंतजार करें, अगर जो जैसे हम सुन रहे हैं वैसे ही है, और तो ये पिछली चीजें सारी भूल जाएंगे। मतलब वैसे ही है वो जिनमें जिक्र आ रहा है वो जो अलिफ वाला अरब और 6 अरब 5 अरब ऐसा कुछ है भट्टी साहब। मुनीब भाई लगता है कि ये भट्टी साहब ना आपके साथ, हमारे साथ और नाजरीन के साथ कसौटी खेल रहे हैं यार। अपनी किस्मत पे जिसको समझ आए तो समझ ले। ये भट्टी साहब के दिल पर छुरियां चल रही हैं। भट्टी साहब आप देखिए रऊफ क्लासरा साहब के भट्टी साहब को ये जुमले अदा करते हुए किस कदर मतलब वो मुश्किल में थे। अभी इधर कोई और होता तो भट्टी साहब ने तकरीर करनी थी, मतलब कुछ 1.25 घंटे की तकरीर करनी थी और एक एक चीज जो कि इनको पता है इन्होंने बाहर ले आनी थी। और इन्होंने कहा नाम नहीं बताना, यानी नाम भी नहीं बताना कि वो क्या चीज है, किस कंपनी की है, लेकिन बस ये कह रहे हैं धुंध छाई हुई है। भट्टी साहब जहां तक मुझे पता है इस वक्त इस्लामाबाद में कहीं धुंधली छाई हुई, सर्दी जरूर है, धुंध नहीं है। वो अलग बात है, आप इसको धुंध डाल दें अपने तजरिए से, वो अलग बात है। आप बल्गारिया गए? नहीं मैं नहीं गया, मेरे अजीज रहते हैं वहां पर, लेकिन मैं बल्गारी क्या होता है या ब्रांड क्या होता है, तुसी बुरहन जाओ। वाह 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 वाह, चलो जी भट्टी साहब ने बता दिया, वो बल्गारी भी कुछ चीज होती है। अच्छा रऊफ क्लासरा साहब, वैसे ऑन अ सीरियस साइड, ये जो जिन चीजों के बारे में भट्टी साहब को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, और अब कुछ शायद अरसे में ये बातें शायद सामने भी आ सकती हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये इम्पैक्ट डालेंगी, क्योंकि अभी तक तो ठीक है इनका जिक्र होता रहा है, इनको ड्रम बीट किया जाता है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल पाता इन चीज़ों का, यानी कि ये किसी की सियासी बिसात जो है उसको उलट नहीं सकती, ये चीज़ें ना परसेप्शन खराब कर सकती हैं। आप इनकी ये तोशाखाने से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि लोगों का जी 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 बिल्कुल जी, आई फुली एग्री विद यू सर। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है पूरी कौम के साथ, और क्योंकि एक हमारे अंदर ना कुछ थोड़ी सी टेम्पटेशन हर बंदे में होती है इस तरह की चीज़ें करने की। बंदे जब किसी को जज करते हैं तो इस बुनियाद पर करते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या रिएक्ट करूंगा। मेरा ख्याल 99% लोग जो हैं एग्जैक्टली वो यही कुछ करेंगे जो हमारे यहाँ पे ये हुक्मरानों ने किए हैं, तोशा खाने के साथ किए हैं। लिहाजा इन लोगों के नज़दीक ना कोई चीज़ बुरी नहीं है। मैं आप इसलिए देखेंगे कि इनके हामी जो हैं वो चाहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी के हों या इमरान खान साहब की पार्टी के हों या दीगर, इवन जरदारी साहब और गिलानी साहब ने बहुत से तहफ़ लिए थे, वो जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई क्या करेंगे, वो जी कानून में लिखा है। भाई कानून मुझे ये बताइए कैसा कानून है जो सिर्फ ये वज़ीर आज़म को, सदर को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को या कुछ हाई प्रोफाइल जो प्रिविलेज लोग हैं उनको वो करता है, उनको अलाउ करता है। आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आपको यहाँ पे लाया गया था कि आपने आके इस मुल्क की और लोगों की गुर्बत दूर करनी थी। आपने कहा मुल्क और कौम की गुर्बत तो दूर होती रहेगी, पहले हम अपनी फॉर्चून्स बना लें, पहले हम अपनी गुर्बत दूर कर लें। मतलब कौन सा ऐसा हुक्मरान है, मेरे पास कोई डाटा है कि पूरे का पूरा इनका ये तहफ़ वगैरह का, तो मुझे तो कोई ऐसा कोई अब तक हुक्मरान नज़र नहीं आया कि जिसने इनकार करने की कोशिश की हो जी मैं नहीं लेता, इसको जमा करवा दें वहाँ पे। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में देख रहे नरेंद्र मोदी साहब को, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बातें हम तो करते हैं, उनको जितने तहफ़ मिले उन्होंने करोड़ों रुपए के थे, जितने भी थे उन्होंने सारे ऑक्शन करके उन्होंने कहा ये पब्लिक के आवाम के, उनको पैसा दे दिया उन्होंने। तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं आ सकी। आप अरबपति लोग हैं, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप अभी भी इतनी घड़ियों पे कोई वो गिर रहा है, कोई उसके बाद गाड़ियों पे गिर रहा है, कोई वहाँ पे दीगर तहफ़ है, कोई उसमें नेकलेस पे गिर रहा है, कोई डोनेशन मिल रहा है, कोई नवाज शरीफ साहब के दौर के वो जो उसमें तहफ़ थे, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है जो शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त करनी चाहिए, इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी, नहीं की, कि उन्होंने 2013 के बाद जब फवाद साहब यहाँ पे वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो कलसूम परवीन साहबा ने वहाँ पे सेनेट में क्वेश्चन डाला कि पिछले 5 सालों के हमें ये तहफ़ की डिटेल दे के नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे विजिट्स किए थे बैर के। तो फवाद साहब ने जनाब मुशर्रफ दौर का 2002 का इंफॉर्मेशन एक्ट को बुनियाद करके कहा ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे। इमरान खान साहब है, उन्होंने भी कहा ये कौमी राज है। जब आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो चीज़ें लेकर जाते हैं, और ये कानून इन्होंने खुद अपने लिए बनाए हुए हैं, ये कोई पार्लियामेंट से पास नहीं करवाए इन्होंने, ये उसमें बाई लॉज में रूल्स में तब्दीलियां करके जी 10% होगा, 5 होगा, इतने होगा, खुद कर लेते हैं। तो आप लोग जब बैठ के, इट्स ए बिजनेस, इट्स ए बिग बिजनेस, किसी वक्त इसकी डिटेल सामने आएगी, ये कुछ आ चुकी हैं, कुछ आनी बाकी हैं। तो यहाँ पे लोग जो हैं
वो लुटेरों में बांट गए सर। वो कहते हैं जनाब के अगेन अपनी अपनी पसंद का लुटेरा, जो मुझे लुटेरा पसंद है वो कुछ भी कर ले, दिल्ली लूट ले, वो बरेली का बाजार लूट ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब। हाँ, आपके पसंद के लुटेरे ने अगर कोई लूट मार कर ले तो मुझे प्रॉब्लम है। जब ये पूरी कौम अपने अपने लुटेरे बांट चुकी है और उन्हीं के इनके एक्ट्स ऑफ अफर्मेशन कमीशन पे इनको अपने लुटेरों पे एतराज नहीं है, दूसरे पे एतराज है, तो लीडरान को क्या पड़ी है जनाब, वो यहाँ पे डिग्निटी दिखाएं, वो इंटेग्रिटी दिखाएं, नरेंद्र मोदी साहब की तरह वो आपके वो तहफ जो है लेने से इनकारी हो जाए। मतलब इट्स आप उसकी डिटेल, इवन शौकत अजीज का मैं बताऊं, चले छोटी सी मिसाल, शौकत अजीज ने ना बुनियादें छोड़ी, ये आपको मेरे पास ये सबूत है, मैं ऐसे बात नहीं करता, आपको पता है रिपोर्टर हूं मैं। उसने बुनियादें नहीं छोड़ी, उसने जोकर नहीं छोड़े, टाया नहीं छोड़ी, इवन स्कार्फ, उसको वहां नेपाल से उनको स्कार्फ मिले, ये प्राइस इवैल्यूएशन बता रहा हूं, नेपाल के गवर्नर ने इनके मिसेज ये शौकत अजीज को स्कार्फ दिए 2, उन्होंने 25 रुपए एक स्कार्फ की कीमत लगाई। गवर्नर नेपाल की चार्ल्स आया था वहां से, ये शौकत अजीज साहब के दौर में चार्ल्स, वो शहजादा चार्ल्स आया था, वो 2004-5 में आया था, 5 में उसमें शौकत अजीज साहब थे। इनके मिसेज के लिए वो हैंड बैग लाया, हजूर उसकी 300 रुपए इन्होंने कीमत लगाई। वो लगते हैं वहां पे ईस्ट लंदन में, मेरा 300 रुपए जनाब, ये मेरे पास सबूत है, आपको भाई को भेज दूंगा मैं। 300 रुपए शहजादा चार्ल्स का जो बैग था, जो मिसेज उनके रुखसाना शौकत साहबा के लिए आया था, उसको लगता है लंदन की वहां पे 1 पाउंड शॉप से लेकर आया था। जनरल मुशर्रफ साहब के तहफ देख लें, करोड़ों रुपए में लेकर गए सर, मतलब 26 करोड़ रुपए के तहफ तो वो लेकर गए हैं, ये शौकत अजीज साहब लेकर गए हैं। ऐसे जनरल मुशर्रफ साहब ने करोड़ों रुपए के तहफ लिए। अच्छा मुनीब भाई, एक बात, एक जुमला 1125 तोहफे, ये जैसे रऊफ भाई ने सिकंदर जब बरा के 1126 तोहफे शौकत अजीज ले गए। नरेंद्र मोदी की बात की, दुश्मन है हमारा, मुसलमान कातिल है, मुझे तो कोई ठीक यानी एज ए बहसियत मुस्लिम जहर लगता है, कोई शाकी नहीं है। और जो बंदा ये कहे कि मैं पाकिस्तान तोड़ने पर फख्र करे कि मैंने अमली तौर पर हिस्सा लिया था, और जो हाल है अकलियतों का भारत में, उसका कोई एक नरेंद्र मोदी का हाल देखे, दुश्मन की हमें मिसाल देनी पड़ी। बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में भारत समेत कोई प्लाट नहीं, कोई फार्म हाउस नहीं, एक मरले भी जमीन, मरला भी गांधीनगर में कोई 25% थी उसकी आबाई जमीन में, वो गिफ्ट कर चुका है। 2 करोड़ उसके टोटल बनते थे जो जमा तफरीक, वो गिफ्ट कर चुका है। बहसियत वज़ीर आला गुजरात 100 करोड़ उसने इकट्ठा किया था, वो बच्चियों की तालीम पे लगा दिया जो तोहफे उसे मिले। बहसियत वज़ीर आज़म उसने जो तोहफे हुए ऑनलाइन किए और वो उसकी नीलामी करवाई, और गंगा उनका जो दरिया है उस पवित्र, उसमें उसने वो लगा दी उस प्रोजेक्ट में। और आखिरी बात, आपने कहा कि इस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज सलमान शहबाज साहब क्या कह रहे थे कि साकिब निसार को अरेस्ट करें, शहजाद अकबर को अरेस्ट करें, वगैरह वगैरह। और अगर जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे होकर हुकूमत चला सकते हैं तो करप्शन यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जरा ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनिएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के आप बहुत करीब हैं, ये बात तो फैक्ट है। मियां साहब की वापसी के हवाले से क्या कानूनी मामलात हो रहे हैं? मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जरा बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक्चुअल प्लान उनका क्या है, वापसी का क्या बन रहा है, कि इसी साल के आखिर में या अगले माह में उनकी वापसी है? मनीब, अगर इजाज़त दें तो अभी जो बात कर रहे थे ना अरशाद भट्टी साहब, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा भी उनकी चीज़ें चोरियां सामने आ जाएं, तो भाई बात यह है कि ये जो हुकूमत वक्त है आज की, 23 नवंबर रात 12:30 बजे तक इमरान खान की सहूलतकारी होती रही है, और इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद भी कि उस पर अमल दरामद हो सके। अभी वो चीज़ें हटी हैं तो आपको अगले चंद हफ्तों में नज़र आएगा कि इसका कच्चा चिट्ठा जब कौम के सामने आएगा तो लोग 75 साल में जिस पर जितने जितने बड़े इल्ज़ामात लगे हैं उनको भूल जाएंगे, इमरान खान को नहीं भूलेंगे। करप्शन के हवाले से वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, बेशुमार चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। मगर बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने 8 साल लटकाए रखा एक फैसले को इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने 23 नवंबर तक भी इसको सहूलतकारी दी, और जो अब सहूलतकारी हटी है तो अगले दिनों में जो पेंडिंग केस हैं उनके फैसले आने दें, लोग तौबा तौबा कर उठेंगे कि ऐसा बंदा भी पाकिस्तान में था और जिसको एक हुक्म बना के पेश किया गया कि इसकी पूजा करें।
अच्छा मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बताइएगा, कानूनी चैलेंजेस क्या हैं जिन्हें दुरुस्त करने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखें, कानूनी चैलेंज जितने भी थे जो हैं या इससे पहले रहे हैं, नवाज शरीफ पिछले दिसंबर भी पाकिस्तान आ जाते। अगर इमरान खान, आपको याद होगा, पिछले दिसंबर 15 दिसंबर को उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बात कही अपनी कैबिनेट मीटिंग में कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार किया जा रहा है और हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और उसके बाद जो सहूलतकारी उसको 23 नवंबर तक रही है वो सारे मुतहर्रक हुए और रास्ते की रुकावटें पैदा मज़ीद कर दी गई। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 31 जनवरी से पहले इंशाल्लाह नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। ठीक हो गया, 31 जनवरी से पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। खलासा साहब, मुस्लिम लीग नून के लिए फ़र्क पड़ेगा? अगर इख्तिसार से बता सकें मियां साहब की वापसी इलेक्टोरली, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे, फ़र्क पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के वोटर में, सपोर्टर में? मेरा ख्याल है ये नवाज लीग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मियां साहब वापस आएँ। डू और डाई वाली सिचुएशन है जो बेनजीर भुट्टो साहबा को 2007 में पेश आई थी, कि लोग हालांकि मना कर रहे थे कि ना आए, थ्रेट्स भी थी, सब कुछ भी था, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहब को पता था कि अब की दफ़ा मैं ना गई तो मेरी पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। सो मियां साहब भी मेरा ख्याल है वही खतरा फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि इनके नज़दीक मरियम नवाज साहबा जो है एक बड़ा कार्ड थी, ट्रम्प कार्ड थी। तो ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज साहबा शायद उस तरीके का वो डिलीवर नहीं कर सके। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था, उनकी जो अप्रोच थी, या जो भी उन्होंने आवाम को उन्होंने बताया, उन्होंने उनको चार्ज किया, तो वो डोमिनेट किया। लिहाजा अब उनके पास बच बचा के यही है कि मियां साहब वापस आएँ और इमरान खान के नैरेटिव का मुकाबला करें। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह केसेस यहाँ पे जमानतें हो रही हैं, नायब केसेस सेटल हो रहे हैं, ये चीज़ें इमरान खान के नैरेटिव को वो करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी, स्ट्रांग करेंगी। अब देखना ये है कि वो आते हैं जब यहाँ पे ये मैदान में जमानत होगी उनकी साहब, जैसे उनकी सलमान की हुई है, तो उस पर इमरान खान साहब जो है वो मजीद अपना नैरेटिव स्ट्रांग करेंगे। लेकिन ये मैच बड़ा ज़बरदस्त पड़ेगा मेरा ख्याल है यहाँ पे पंजाब की हद तक, मियां साहब का और इमरान खान साहब का। बड़ी साहब, आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापस आने से मैच पड़ेगा, यानी कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त इस घड़ी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इररिलेवेंट हो चुके हैं, जरदारी साहब, मौलाना साहब इररिलेवेंट हो चुके हैं। हाँ, ये अगले जो इन्होंने घेर घार के लाया है, ये आज कुछ तोहफे, आज कुछ ऐसे, कुछ फ़र्क कोई 2-4% डाल सकें तो हो सकता है, वरना ये माजी का ये अपने उसी के वजन में दब जाएंगे। मेरी ये आदत नहीं है मुनीब साहब, मगर मैं इनको रोक के ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो ज़िमनी इलेक्शन हमारे दौर में हुए हैं 20 और उसके बाद 8-10 सीटों पे, वहां भी सहूलतकारी हुई है। ये वक्त आएगा बताएंगे सहूलतकारी कहाँ से हुई है। अच्छा, नहीं, वो ठीक है मुनीब भाई, एक सुनिएगा, लेकिन जो अब वो निकल के बिसाखियां फेंक कर उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, उस पर उसकी भी बात कर ले। चले वक्त बताएगा। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।